दोपहर के करीब 2 बजे मैं पार्किंग लॉट में कार खड़ी करके बाहर निकला तो लगा जैसे आसपास आग जल रही हो। इतनी गर्मी, तौबा तौबा। 3 अन्य स्टेटों को छोड़कर आज वर्जीनिया में तापमान पूरे अमेरिका से अधिक है। मैं फुर्ती से कार का दरवाजा बंद करके सामने वाले क्विक स्टोर में जा घुसा। अंदर प्रवेश करते ही एसी से ठंडे हुए स्टोर में बड़ा सुकून मिला। ये एक छोटा सा कन्वीनियंट स्टोर है जहाँ मैं कैशियर की पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ। काउंटर से पैर नीचे रखते ही मेरा ध्यान एक नुक्कड़ की ओर गया। आज भी वो एक कोने से पीठ करके सोया पड़ा है और साथ ही उसका सामान से भरा बिस्तर बंद रखा हुआ है। पिछले 3 दिनों से दोपहर के समय ये होमलेस गोरा चुपके से यहाँ आकर सो जाता है। इससे पहले मैं इसे कंधे पर सामान वाला बिस्तर बंद उठाए दिन भर पार्किंग लॉट में घूमते हुए देखता था। परंतु पिछले दिनों ही बेतहाशा गर्मी ने इसको भी कोई ठंडी जगह ढूंढने के लिए परेशान कर दिया। पिछले दिन यह सीधे अंदर घुसा और एक तरफ कोने में जाकर लेट गया। मैंने इसे रोकना चाहा तो थोड़ी देर आराम करने का कहकर वो चुप्पी साध गया। फिर जब यह लेटते ही सो गया तो मैंने ये सोचते हुए इसे उठाकर जाने के लिए नहीं कहा कि बाहर तो इतनी गर्मी पड़ रही है और इस समय बिजनेस भी धीमा है। इसके बाद ये कब वहां से उठकर चला गया मुझे भी पता नहीं चला। कल जब ये उठकर जाने लगा तो मुझे पता चल गया। मैंने इसके चेहरे की ओर देखा। इसकी आंखों की ओर देखते ही मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैं सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है, पर कुछ याद ही नहीं आया। आज फिर वो अंदर आकर सोया है। फिर मेरा ध्यान इससे हटकर अपने घर की ओर चला गया जहां से अभी अभी मैं मैडम से बहस करते हुए आया हूँ। मन तो सुबह से ही उखड़ा हुआ है। कल रात काम से काफी देर से लौटकर सोया था कि किसी के फोन ने सुबह की गहरी नींद से जगा दिया। कोई स्पेनिश में पूछ रहा था कि क्या मुझे अपने लॉन का घास कटवाना है। ऐसे छोटे काम वालों के आजकल फोन आना एक आम बात हो गई है। एक दोस्त बता रहा था कि बेरोजगार स्पेनिश लोग फोन बुक उठाकर सुबह सुबह ही लोगों के घरों में फोन करने लगते हैं। खैर, मेरी और मेरी पत्नी की तलखी आजकल आम हो गई है। हर रोज किसी न किसी बात पर उलझ ही पड़ते हैं। बात कोई खास नहीं होती और कसूर भी किसी का नहीं होता। कसूर तो सारा हालातों का है। कुछ समय पहले तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरी नौकरी भी अच्छी थी और पत्नी की भी। छोटा सा अपना घर और दोनों के पास अपनी अपनी कार। लेकिन अब रिसेशन वाला धमाका हुआ है तो मेरी नौकरी पहली छटनी में ही चली गई। पत्नी को उसकी कंपनी ने ऑफर दी कि या तो वो नौकरी छोड़ दे या कम तनख्वाह पर किसी छोटे पद पर काम शुरू कर दे। पत्नी ने कंपनी की बात मानकर छोटा पद स्वीकार कर लिया। इस तरह आमदनी घट गई तो घरेलू खर्चों में कटौती करने के लिए हमने एक कार बेच दी। फिर घर की किस्तें परेशान करने लगी। अच्छी नौकरी तलाश करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल से किसी सिक्योरिटी कंपनी में रात की नौकरी मिली। इससे पूरा नहीं पड़ा तो मैं साथ ही ये पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। आज शाम यहाँ से छूटूंगा तो सीधा सिक्योरिटी वाली नौकरी पर जाऊंगा। यही कारण था कि मैंने आज कार लाने के लिए जिद की थी, जबकि पत्नी का कहना था कि कार वो लेकर जाएगी क्योंकि उसकी कंपनी दूर है और बसें गाड़ियां बदलते ही दिन खराब हो जाता है। बस इसी बात पर तलखी बढ़ गई और मैं चुपचाप कार लेकर इधर आ गया। उधर कुछ खड़का हुआ तो मैं ख्यालों में से निकलकर पीछे की ओर गया। ये तो उस गोरे ने लेटे लेटे करवट बदली तो उसका पैर अलमारी में जा लगा था। मैं कुछ और करीब हुआ तो देखा उसकी बांह पर खुदे हुए नाम पर चली गई। लिखा था जैक मैक। मेरे दिमाग में अचानक कुछ कौंधा। अरे जैक है ये। मैं उसको देख रहा था कि वो तेजी से उठा। एक तरफ रखा बिस्तर बंद कंधे पर डालकर वो चल दिया। जब उसके चेहरे को और नजदीक से देखा तो मैंने उसको अच्छी तरह पहचान लिया कि ये जैक ही है। वो मेरे पास से निकलने लगा तो मैंने जैक कहकर आवाज लगाई, लेकिन वह बगैर मेरी ओर देखे बाहर निकल गया और सामने पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे याद आ गया जब जैक मेरा बॉस हुआ करता था। हमारी कंपनी होम सर्विसेज का काफी बड़ा वेयर हाउस था और जैक वहां मैनेजर था। नजदीक ही एक बहुत बड़ी मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। इन अपार्टमेंटों का एक हिस्सा सेमी होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ रोजाना सप्ताह भर या महीना भर रुकने वाले अधिकांश तौर पर बिजनेसमैन ही ठहरा करते थे।
जैक की कंपनी होम सर्विसेज इन अपार्टमेंटों में रोजाना की जरूरत का सामान जैसे कि बिस्तरे, किचन का सामान, टीवी, वीसीआर आदि किराए पर देते थे। जब नए ग्राहक आते तो हम एक ट्रक में सारा सामान लाद कर ले जाते और कमरों में सजा आते। जब ग्राहक मूव होते तो पुराना सामान ट्रक में वापस भरकर वेयर हाउस में ले आते। जैक का स्वभाव बहुत मिलनसार था और यह बहुत जॉली व्यक्ति था। कई बार मैं और दूसरा लड़का घर से लाई रोटी खा रहे होते तो हमारे पास आकर एक रोटी उठा लेता और उसके ऊपर सब्जी रखकर उसका रोल कर लेता और फिर चलते चलते खाता रहता। लेकिन काम के जोर पकड़ते ही जैक मैनेजर के रूप में आ जाता। अधिक काम के वक्त पर वो वीकेंड पर एम्प्लॉयज के साथ मिलकर पार्टियां मनाता। एक बार होजे ने बताया कि पिछले इतवार जैक ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी दी थी और वहां सबने बहुत एंजॉय किया था। ये बात सुनकर मैंने उस दिन शाम के वक्त दफ्तर में बैठे जैक को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहा तो वह थैंक्स कहता हुआ चौंक उठा। मैं समझ गया कि वो हमें निमंत्रण देना भूल गया है। खैर, इसकी कमी उसने अगले रविवार को पूरी कर दी जब वह मुझे और सत्य को बियर पिलाने क्लब में ले गया। वहां उसके संग उसकी वाइफ पैगी भी थी। जैक ने पैगी से परिचय कराते हुए बताया कि उन्होंने साल भर पहले ही विवाह किया है और यह उनकी पहली एनिवर्सरी है। उनका एक 3 साल का बेटा है। उसने आगे बताते हुए कहा कि वह पैगी को नर्सिंग की पढ़ाई करवा रहा है ताकि उनकी जिंदगी और बेहतर बन सके। इसके बाद वह एक बार मुझे चर्च में दिखा। पैगी उसके पीछे पीछे बेटे की उंगली थामे आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बेपरवाह से चल रहे थे। वो मुझे सिर्फ औपचारिक रूप में ही मिला। उसने बताया कि रिसेशन की वजह से होम सर्विसेज कंपनी बंद हो गई है। महीना भर बाद मैंने एक दिन जैक को सड़क किनारे साइन बोर्ड लगाते हुए देखा। यह बात तब की है जब वर्ष 2008 में प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था। शायद ये दिहाड़ीदार कर्मी किसी उम्मीदवार की मशहूरी के बोर्ड लगाते घूम रहे थे। मैंने कुछ पल उसकी ओर देखा, पर जब उसका ध्यान मेरी ओर ना गया तो मैं आगे बढ़ गया। अगली बार मैं एक शराब की दुकान के बाहर खड़े जैक से मिला। उसने घिसे हुए पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसकी खस्ता सी हालत थी। मैंने उसको उत्साह में भरकर बुलाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हे सिंह! उसने हल्का सा हाथ मिलाया। मैंने उसका हालचाल पूछा तो उसने चलता हुआ कहा कि ठीक ही है यार। उसकी बिलौरी आंखों की पुतलियां वीरान सी लग रही थी। जैक, डू यू नीड एनी हेल्प? मैंने सोचा कि शायद वो किसी राइड की प्रतीक्षा न कर रहा हो। सिंह, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरा एक फेवर करो। वो मेरी कही बात को अनसुनी करता हुआ बीच में ही बोला। बोल जैक। फ्रेंड, मुझे आज बियर पिलावर। ओह श्योर, कम ऑन। मैं उसको नजदीक के पिज्जा हट में ले गया। एक तरफ टेबल पर बैठते ही मैंने बियर का ऑर्डर दिया और साथ ही कुछ खाने को भी। बैरे के बियर रखते ही जैक ने फुर्ती से गिलास उठाकर जल्दी से मुंह से लगा लिया और गर्दन झुकाकर चुपचाप बियर पीता रहा। जैक, और फिर क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं माय फ्रेंड। उसने गिलास खाली करके एक तरफ रख दिया तो बैरा बियर का दूसरा गिलास रख गया। जैक ने दूसरा गिलास उठाकर पीना आरंभ कर दिया। कुछ 1 मिनट बाद उसकी आंखों में नशे की लाली उभरी तो उसने मेरी तरफ देखा। कैसे हैं फिर? उसकी तरफ देखते हुए मैंने मजाकिया लहजे में पूछा। मैं सब कुछ गंवा चुका हूँ। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। क्या मतलब? मेरा मतलब सब कुछ माय फ्रेंड। सिंह, पहले मेरी नौकरी गई और बाद में सब कुछ ही चला गया। और पैगी? मेरा मतलब है वो कहाँ है? पैगी? वो बुरा सा मुंह बनाकर मुस्कुराया और फिर अपनी कहानी बताने लगा। जब पैगी मुझे मिली थी उस समय मेरे पास अपना घर था, बढ़िया कार और होम सर्विसेज की अच्छी नौकरी थी। हमने मिलने के कुछ समय बाद ही फैसला कर लिया था कि हम मैरिज करेंगे। फिर मैंने पैगी को पढ़ने के लिए उत्साहित किया और उसने नर्सिंग की पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली, जो कि पहले पैसे के अभाव में उसको बंद करनी पड़ी थी। अब काफी मदद मैं करता था और वो भी पार्ट टाइम जॉब करने लगी। उसके बाद हमारे घर बेटे का जन्म हुआ। फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसको स्थानीय अस्पताल में जॉब मिल गई। लेकिन इसके बाद हमारे बीच अनबन रहने लगी। पर क्यों? मैंने बीच में टोका। क्योंकि वो कहने लग पड़ी कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बर्बाद? पर तूने तो उसको पढ़ाकर उसकी जिंदगी बनाई थी। नहीं, ये बात नहीं है सिंह। इस बात का तो वो हमेशा एहसान मानती थी, पर उसका कहना था कि यदि मैं उसको ना मिला होता तो वो सिंगल रहते हुए और ज्यादा एंजॉय करती। क्या? मैंने हैरान होकर उससे और देखा। देख, वह उम्र में मुझसे छोटी थी,
पहले शायद उसको ये महसूस नहीं हुआ होगा, पर जब वह नर्स बनने के बाद इंडिपेंडेंट हो गई, तब उसको ये ख्याल आया कि अभी उसको विवाह नहीं करवाना चाहिए था। मैं उसको समझाता रहता था, पर कुछ दिन ठीक रहकर वो फिर चिड़चिड़ी हो जाती थी। इस बीच रिसेशन शुरू हो गया और पहले मेरी जॉब चली गई। जब जॉब न रही तो घर की किश्तें बंद हो गई। किश्तों के रुकने से बैंक ने मेरा घर छीन लिया। मैंने छोटी-मोटी नौकरियों का प्रबंध किया और अपार्टमेंट में मूव हो गया, पर हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई। उन दिनों काम करते हुए मुझे चोट लग गई तो मैं घर बैठ गया। इन दिनों में तो पैगी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। फिर एक दिन वो अपना सारा सामान इकट्ठा करके अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। और तुम्हारा बेटा? उसको वो मेरे पास छोड़ गई थी, पर मैं अकेला और बेरोजगार उसको कैसे संभाल सकता था। मैंने एक दिन उसको सोशल सर्विसेज वालों के हवाले कर दिया और खुद अपार्टमेंट छोड़कर होमलेस शेल्टर में चला गया। कुछ दिन बाद वहां से भी निकलना पड़ा और फिर मैं सड़क पर आ गया। जैक, तेरा कोई और रिश्तेदार? मेरा मतलब है कि माँ बाप या कोई भाई बहन? माँ बाप तो खुद सीनियर सिटीजन होम में दिन काट रहे हैं। एक भाई है, वो डकैती के केस में जेल में सजा भुगत रहा है। चले फिर। इतना कहते हुए मैं उठने लगा तो वो भी कुछ सोचता हुआ सा मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मुझे पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। मिस्टर सिंह, एक फेवर तो दे। उसकी आवाज सुनकर मैं चलते चलते रुक गया तो उसने मुझसे $20 मांगे। मैंने कुछ झिझक सी दिखलाई तो वो थोड़ा रूखा होकर बोला, उधारी मांग रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं लौटा दूंगा। मैंने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा और फिर अनमने मन से जेब में से 10 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने नोट पकड़ा और मैं अपनी कार में जा बैठा। करीब 2 महीने बाद मैं हाईवे चढ़ने के लिए बड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुका था तो मैंने देखा कि दाईं ओर की पुलिया के नीचे कोई गर्दन झुकाए बैठा था और साथ ही उसका सामान पड़ा था। उधर पुलिया की छत होने के कारण शायद किसी ने इस जगह को आसरा बना रखा था। करीब आकर उसको पहचानते हुए मेरे अंदर से एक ठंडी आह निकली, क्योंकि वो जैक था। दरवाजा खोलकर एक ग्राहक अंदर आया तो मेरे ख्यालों की लड़ी टूटी। मन इंडिया की ओर चला गया। मेरे दादा बहुत सख्त और रूखे स्वभाव के थे। वो साधुओं और अन्य भिखारियों के बहुत खिलाफ रहते थे। वो इनमें से किसी को भी भीख नहीं देते थे। एक बार गर्मियों के शिखर दोपहरी में किसी भाट ने आकर दरवाजे पर आवाज लगाई कि वो भूखा है, कुछ खाने को दो। उसका कद लंबा था, पतला शरीर, सूखा हुआ चेहरा और चेहरे पर लंबी घुंघराली मूछें थी। सिर पर बूटियों वाला बड़ा सा पगड़ आड़ा तिरछा करके लपेटा हुआ था। ये भाट पिछले कई दिनों से हमारे गांवों में घूम रहे थे। उनके गायों के झुंड थे जिन्हें वो चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। घर की बूढ़ी स्त्रियों ने दादा की ओर देखा। भाट को इशारे से चले जाने के लिए कहा, पर तब तक दादा पास आ गया। दादा ने उससे पूछा कि वह कौन है। उसने बताया कि वह भाट है और उधर राजस्थान में सूखा पड़ गया है, जिस कारण उनकी फसल, बाजरी, ग्वार वगैरह सब कुछ मारा गया है। धरती सूख गई है और पशु भूखे मरने लगे। इसी कारण वो पशुओं को चराने के लिए इधर आए हैं। दादा ने उसको बिठाया, फिर बूढ़ी औरतों को कहकर उसके लिए रोटी मंगवाई और वो वहीं पर बैठकर खाने लगा। मैंने डरते हुए दादा से पूछा कि आज आप मंगते पर कैसे मेहरबान हो गए। दादा ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा कि यह मांगता नहीं है, इस पर तो कुदरत की मार पड़ी है, वरना ये मांगने वाले लोग नहीं है। एक मेरा चाचा हुआ करता था जिसका नाम था बग्गा। उसका परिवार बाहर वाले घर में रहा करते थे। लोग उसको बग्गा दानी कहा करते थे, क्योंकि वह किसी भी मंगते को खाली नहीं लौटाया करता था। वह जब किसी मंगते को खैर डालता तो उसके चेहरे पर बेचारगी के भाव आ जाते। वो हमेशा कहता कि पता नहीं किस विपदा का मारा यह मंगता बना घूमता है। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती। दरवाजा खुलने पर आवाज आई तो मेरा ध्यान उस तरफ हो गया। मैंने देखा कि सामने जैक खड़ा था। उसने आधा दरवाजा खोलकर छोड़ दिया और वह अंदर आते आते रुक गया। फिर वहीं से वापस लौट गया और एक तरफ दीवार की छाया तले जाकर बैठ गया। मैं फुर्ती से उसके पीछे गया और जेब में $10 निकालकर उसकी झोली में रख दिए। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मेरी तीखी निगाहों से देखते हुए उसने $10 दूर फेंक दिए। लानत है, तुमने मुझे क्या भिखारी समझा है? इतना कहकर उसने बिस्तर बंद कंधे पर लटकाया और तेजी से चलता हुआ आंखों से ओझल हो गया।